बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। बात होने वाली है बुलेट शॉर्ट सीरीज में एक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास 11 के बच्चे जो अपने कॉलेज के एग्जाम में रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, या फिर जो एमएसटी के बच्चे हैं, क्लास 11 का जो एमएसटी का सिलेबस है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भाई उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बुलेट शॉर्ट सीरीज में लेकर आ गया हूं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे मैं आपको कंटेंट सिखा रहा हूं बुलेट शॉर्ट सीरीज में, और इसके एमसीक्यू आपको मिलेंगे एकलव्य बैच में। तो एकलव्य बैच जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके लिए, जहां पे मैं क्लास 12 का 3 दिन लेक्चर लेकर आता हूं, लेकिन 2 दिन मैं अब क्लास 11 का भी एमसीक्यू वहां पर लेकर आ रहा हूं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगी एमएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत से कंटेंट को, क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स किस वर्ड से मिलके बना हुआ है, कहां से निकला है रेड। तो अगर आप देखेंगे तो रेडॉक्स जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक रेड, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और दूसरा होता है ऑक्स, जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में रेडॉक्स जो है कि इन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। तो रिडक्शन हम किसको बोलेंगे? देखिए, जब भी आप रिडक्शन की बात करें तो कुछ चीजें आपको समझनी है, चाहे वो क्लास 10 की बातें हो, चाहे वो क्लास 11 में जो थोड़े से अपडेटेड वर्जन वाले डेफिनेशन हो, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो जनरली हम बोलते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। एक हो सकता है कि भाई गेन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो आप ऑक्सीजन को लूज भी करेंगे, तो हो सकता है कि लॉस ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, या रिमूवल यहां पे लिखता हूं मैं आपके लिए परफेक्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूं तो हम बोलते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान से देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होगा, तब समझ लेना कि रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप एमसीक्यू से डील करो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इसका उल्टा कर दो भाई, आप बोल सकते हो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन आप ऐड करते हो, देते हो, ऐसा होगा। या फिर आप हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर हो सकता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई रिएक्शन है उसमें से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर अगर हम ओवरऑल देखें ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उस रिएक्शन में वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन के सर एग्जाम्पल भी दिखा दो। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं पहले कि रिडक्शन क्या होता है। तो देखो, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको मैंने हीट कर दिया। जब मैंने इसको हीट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अच्छा, ये तो मैं H2 निकाल रहा हूं, मुझे H2 ऐड करने वाली बात हो रही है, ठीक है। मुझे लगा मैंने ऑक्सीडेशन लिखा बट रिडक्शन में। देखो यहाँ पे इजी है रिडक्शन का डेफिनेशन, जैसे आपको बताया मैंने वैसे एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूं मैं। देख लो, अगर मैंने ले लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने H2 ऐड कर दिया, ठीक है। जनरली ये रिएक्शन आपको क्लास 11 में मिला हुआ हाइड्रोकार्बन में, एक H यहाँ चला गया, एक H यहाँ चला गया। अब आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन जब यहाँ पे आया तो CH2 क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। मतलब ये बन गया CH3 और ये भी क्या बन जाएगा? CH3। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। या फिर कोई ऐसा रिएक्शन हो, जैसे क्लोरीन है आपके पास, अब क्लोरीन का नंबर है 287। अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा, 288 बन जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मैं क्या लूंगा? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस समय 0 है, और यहाँ पे Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो गया। तो 0 से -1 अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया? आपका कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? आपका डिक्रीज हो गया, इसलिए इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। बहुत से लोगों को डाउट है
कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर कम ज्यादा हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत बाय डिफॉल्ट बीसी चैप्टर में आपको मैं सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानते हैं। चलो नेक्स्ट आने वाला है सेकंड एग्जांपल, जरा देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं मैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ले लो आप। तो अगर मेरे पास CH3 है, इसको मैंने स्ट्रांगली हीट कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से H2 बाहर चला गया। तो इस समय मैं क्या बोलूंगा कि ये आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और H का निकालना भी क्या माना जाता है? ऑक्सीडेशन माना जाता है। अगर आपके पास Mg है प्लस इसमें मैंने O2 मिला दिया तो ये बन जाएगा MgO। इस तरह से ये क्या होगा? आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि सोडियम है आपके पास, अब सोडियम ने क्या किया? सोडियम 281 होता है, लेकिन इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम 1 प्लस चार्ज बन गया। अब अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये 0 होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन +1 है। सर ये कहां से पता चलेगा हमको 0 है +1? इसका मैं रूल दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल बस एग्जांपल के लिए याद रखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 का मतलब बढ़ गया। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है? ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गई? चेक कर लो पहले, क्योंकि अब आने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ होते हैं। तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे आपको लगेगा कि यार इलेक्ट्रॉन का लूज होना और गेन होना दोनों साथ साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जल्दी से चेक कर लो पहले, इतना एकदम अच्छे से सेट कर लो अपने माइंड में, क्योंकि अब आने वाला है इसके आगे का कांसेप्ट कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने दो चीज देखा, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। वैसे ही आपको पहचानना है कि भाई कौन सा इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये रफ कर रहा हूं मैं। जो अगला कंसेप्ट आने वाला है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट वाला या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। कंसेप्चुअल पार्ट है पूरा, समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको। इसके ऊपर एमसीक्यू निकलता है। कई बार आप देखेंगे एमसीक्यू आया हुआ है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पहचानो, निकालो, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडेंट निकालना है मुझे, समझो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे अब सीखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे समझना है रिड्यूसिंग एजेंट, मुझे समझना है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम बोलेंगे रिडक्टेंट। क्लियर है? चलो पहले समझाता हूं मैं आपको कि एग्जैक्टली ये है क्या। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये है क्या एक्चुअल में। तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दिखा दूं कि सोडियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन लूज किया और प्लस चार्ज बन गया, इस तरह से। और क्लोरीन जो है वही इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पे बन जाता है माइनस चार्ज। हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, मतलब उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और उस बेसिस पे मैं बोलूंगा इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये रिडक्शन दिखाएगा। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब एजेंट क्या करते हैं? एजेंट मतलब जो काम करवाता है, जैसे कि अगर आपने बोला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब कि जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करे। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे सोडियम का हो रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होने के लिए किसने मदद किया? तो बोलेंगे सर किसने मदद किया? इलेक्ट्रॉन ने मदद किया। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होता नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये Cl नहीं लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो Na बाहर निकाला है, अगर ये इलेक्ट्रॉन Cl नहीं लिया तो ये सोडियम प्लस चार्ज नहीं बनेगा। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने से काम नहीं बनने वाला है, आपको वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो लेना चाहिए, लेने वाला बंदा रेडी होना चाहिए। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने से इनकार कर दे, नहीं ले, तो क्या सोडियम का प्लस बन पाएगा? आप बोलेंगे नहीं बन पाएगा सर। अगर सोडियम का प्लस नहीं बनेगा इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन ने क्या किया? सोडियम का ऑक्सीडेशन करवा दिया, मतलब कि क्लोरीन यहां पे बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या क्लोरीन ने? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया?
एक ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या करेगा, वही माना जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ में खुद का क्या होगा, खुद का क्या होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका खुद का क्या हुआ, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का खुद रिडक्शन हुआ। तो आप बोल सकते हैं एंड अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ, और खुद का रिडक्शन होता है, एंड अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको। अभी एग्जांपल में यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, वापस से देखो रिड्यूसिंग एजेंट, देखो शायद और क्लैरिटी मिलेगी आपको। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे सर जो रिडक्शन में मदद करे। यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है। अब क्लोरीन का रिडक्शन कैसे हो रहा है, सर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस तरह से इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर सोचो कि ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं, मुझे नहीं करना इलेक्ट्रॉन लूज, जाओ, तो क्या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता, नहीं मिलता। मतलब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलने में सबसे बड़ा रोल किसका है, सोडियम का है। क्या क्या उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो आप बोलेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं which loses electron and undergoes, और खुद का क्या होता है, and undergoes oxidation itself, और खुद का वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन itself। क्या ये नया कंसेप्ट समझ में आया सबको, क्या ये नया कंसेप्ट समझ में आया, जरा चेक कर लो एकदम अच्छे से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, सर पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आप जो है ब्लैंक नहीं होना है आपको। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एकदम सिंपल तरीका मैंने बता दिया आपको। जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं। कोई डाउट है किसी को, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है एक्चुअल में। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बस समझना है कि हाईली रिएक्टिव जो होंगे, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज जो होंगे, डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव स्पीसीज। सीधी सी बात है, लो रिएक्टिव स्पीसीज मतलब कोई हाईली रिएक्टिव वाला जो बंदा है वो लो रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, हटा देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मेरे पास FeSO4 है, ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया Mg, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा। मतलब ये आ जाएगा MgSO4 और जो Fe वो उड़ गया बाहर, दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा यार Fe पहले यहाँ पे क्या था, +2 था, ठीक है, Mg क्या था, 0 था, बाद में Mg क्या हो गया सर, +2 हो गया, Fe क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये Fe +2 से क्या बन गया, जरा चेक करो, 0 बन गया। याद करो, आप बहुत से लोग बोलेंगे सर ये +2 कैसे बना, मुझे नहीं समझ रहा है। तो बच्चे ये आयन है, Fe जो होता है +2 है, तो ये SO4 2-, इसीलिए ये बैलेंस है। कोई अकेला अगर एलिमेंट होता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 बना जाता है। वापस यहाँ पे Mg +2 आ गया, SO4 2- है, कोई अकेला हुआ तो वो 0 आ जाएगा। ये रूल में सिखाने वालों, डरो मत, ठीक है। तो जरा चेक करो बच्चे, क्या लिखा है, +2 से 0 बन गया। सर +2 से 0 क्या होता है, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या दिखाएगा, तो आप बोलेंगे रिडक्शन दिखाएगा। तो ये वाला बंदा क्या दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। जबकि अगर मैं Mg की बात करूं तो Mg को ध्यान से देखो, ऊपर लिखता हूं मैं आपके लिए, Mg जो है वो 0 से +2 बन गया, मतलब ये बढ़ गया, तो आप बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। याद करो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने ये कह रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ज्यादा होगा, तो उसके बेस पे भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हैं। चेक करो, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी रेड ऑक्सीडेशन पाया जाता है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, इसका मतलब रेड ऑक्सीडेशन यहाँ पे पाया जा रहा है। चलेगा, चेक करो बच्चे फटाफट एकदम। कोई डाउट है किसी को तो बोल दो, क्या बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है, एकदम रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। जैसे बता रहा हूं वैसे दिमाग में सेट कर लो, MSc सिटी में आग लगा दोगे, कहर मचा दोगे एकदम। इसके क्वेश्चन आप 101% करके आओगे, गारंटी है। चेक कर लो जल्दी से। यस, तो चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आने वाला है एक नया कंसेप्ट। उस नए कंसेप्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो रूल्स होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके एंट्रेंस पेपर में। कोई भी क्वेश्चन नहीं उसमें बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन निकालो, तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल की अब हम बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए वो रूल की बात कर लेते हैं। इजी है, बस ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको एकदम, गारंटी।
देखो करना क्या है आपको, बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है यार। रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसको असाइन करने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो रूल हमें समझना है। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको समझाने के पर्पज से बताऊंगा, न कि थियरी आंसर लिखना, उसको उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है कि कोई भी अगर फ्री एलिमेंटल फॉर्म वाला कोई एलिमेंट है, मतलब फ्री एलिमेंटल फॉर्म में अगर कुछ कोई एलिमेंट रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो H2Cl2 अकेले कितना भी रहने दो, S8Na, इन सबको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, चलेगा। नंबर सेकेंड, अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है, ध्यान से सुना जरा, मोनो है एटॉमिक आयन है और उसके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन जो होगा, उसका चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। उसका जो चार्ज होगा ना वही उसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। जैसे कि Cl-1 है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 हो जाएगा। मैंने बोला Ca2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 बन जाएगा। मोनो एटॉमिक होना चाहिए। अगर आपने बोला कि SO4 2- तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मोनो मतलब एक ही एटम होना चाहिए। यहाँ पे कितने एटम हो गए, 1-2 एटम हो गए, ठीक है, 2 अलग अलग एटम आपने ले लिया तो उसके लिए नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है जिसमें मोनो एटॉमिक आयन का नेचर रहेगा। जैसे ये हो गया, आप बोलेंगे -2 है, ठीक है, N3- है तो आप बोलेंगे -3 है। इस तरह के लोगों को हम बोलेंगे ये रूल नंबर 2 के अंदर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। रूल नंबर 3, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 और -1 दोनों हो सकता है। हाइड्रोजन जो है वो +1 -1 दोनों हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से बॉन्ड बनाया तब उस समय वो -1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल से बॉन्ड बनाया तब जो है कि वो +1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपने बोला H2O, बाय डिफॉल्ट वो नॉन मेटल है तो ये +1 का काम करेगा, लेकिन अगर आपने बोल दिया CaH2 तब ये -1 हो जाएगा, क्योंकि एक्शन क्या है, प्लस है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, ऑक्सीजन जो होता है वो जनरली -2 दिखाएगा अपने मोस्ट ऑफ कंपाउंड में, -2 दिखाएगा अपने मोस्ट ऑफ कंपाउंड में, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो कुछ कुछ केसेस में चेंज हो जाता है। जैसे कि इन पेरोक्साइड वाले केस में, इन पेरोक्साइड जैसे कि आपने ले लिया H2O2, ठीक है, इन सुपर ऑक्साइड ले लिया, दिखाता हूं क्या है ये सब, जैसे कि KO2 ले लिया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इन OF2 ले लो आप, ठीक है, इन OF2, ये 3 चीजों में वो बदल जाते हैं। जनरली तो ऑक्सीजन -2 दिखाएगा अपने सारे कंपाउंड में, मोस्ट ऑफ कंपाउंड में, बट पेरोक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में और OF2 में इनका बिहेवियर बदल जाता है। तो इसका बिहेवियर जो है OF2 वाले केस में तो ये +2 बन जाता है पूरी तरह से, ये इसमें -1/2 बन जाता है, और इसमें क्या बन जाएगा, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। समझो H यहाँ पे ले लिया मैंने, कितना +1 + 1 × 2 कितना हो गया, +2, तो माइनस, देख लो यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, इजी है, कुछ इतना दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया आपका +1 + 1 × 2 +2 हो गया, +2 × O = 0, तो वहां पे जाके बन जाएगा 2O = -2, O = -1, तो ये -1 हो जाएगा। ये इस तरह से आ रहा है, चलेगा। ये फिलहाल आपको रूल के साथ आपको याद कर लेना, इतना चेक करो पहले, कहीं डाउट हो तो कोई मुझे बोलो जरा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन किसी को भी है तो बोल दो। रूल नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, चेक करो एकदम अच्छे से। यही चीजें सब छपती है पेपर में। बहुत से लोगों ने कहा क्या है ये चैप्टर, इतना मुश्किल क्यों है ये चैप्टर, लेकिन मैं बता दूं कि इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, रूल नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। 5 में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। 5 में बोलना है कि आपको मैक्सिमम क्या होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन है वो जनरली -1 होता है, लेकिन इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन when bonded to oxygen, when bonded to oxygen, तब इनका ऑक्सीडेशन बदल जाता है, तब ये +1 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, +1 बन जाते हैं। सबकी बात हो रही है क्या, नहीं। इसका मतलब कि फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा, फ्लोरीन जो है वो हमेशा क्या दिखाएगा,
-1 दिखाएगा। क्या ये बात समझ में आई? फ्लोरीन जो है हमेशा -1 दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन ने क्या दिखाया, -1 दिखाया, O के साथ अटैच चली, यहाँ पे O का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब O से बॉन्ड बनाएंगे तब वो हमेशा +1 दिखाने लगेंगे। नंबर 6 और 7। नंबर 6 बोलना है कि जो पॉली एटॉमिक, जरा सुन लो पहले, अगर कोई आपके पास न्यूट्रल पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, अगर कोई आपके पास न्यूट्रल पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, तब इनका जो पॉली एटॉमिक, देखो न्यूट्रल पॉली एटॉमिक कंपाउंड अगर रहेगा तो जो ऑक्सीडेशन का सम रहेगा, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने न्यूट्रल लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं आपको कि न्यूट्रल जगह पर आपने क्या ले लिया, पॉली एटॉमिक आयन आपने ले लिया, ठीक है, कोई पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है, अगर ये केस ले लिया आपने, तब हम बोलेंगे कि जो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन होने वाला है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो क्या होगा, इक्वल टू नेट चार्ज हो जाएगा। मतलब जो ऊपर नेट चार्ज लगा हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो इन दोनों का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि मैंने बोला HNO3, तो सबका ऑक्सीडेशन करने के बाद HNO3 सबको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। जबकि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो इक्वल टू नेट चार्ज है। जैसे कि आपने ले लिया Cr2O72-, तो यहाँ पे सबको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू -2 लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम अभी मैं सॉल्व कराऊंगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल, चेक करो जरा फटाफट। ये 7 रूल मजेदार रहेंगे नहीं, एकदम बहुत धमाकेदार तरीके से चैप्टर चल रहा है। रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने है, जो कि हो चुका है, जल्दी से दिमाग चला लो। क्या है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर? क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? चेक करो जल्दी से, कोई डाउट है तो हर एक चीज एकदम क्लियर जा रही है, दिमाग में जा रही है, दिमाग की नसों में सेट हो रहा है एकदम। यस, कि अब बात होने वाली है कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये कंटेंट अगर आप समझ चुके हो अच्छे से, तो आपको एंट्रेंस में जो MST CT में जो कंटेंट पूछे जाएंगे वो आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कराने वाला 2-4 सम, जो कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं वो बताने वाला हूँ, और फिर एक 4 मार्क के लिए आपके कॉलेज के एग्जाम में पेपर में आता है बहुत से जो 11th के बच्चे हैं और जो एंट्रेंस वाले हैं, उनको भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी टफ पेपर आएगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्व करने के लिए नहीं, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि बैलेंसिंग कौन से मेथड से होगी, ठीक है। ये जो मेथड आपने यूज किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसके थ्रू बैलेंसिंग कैसे होगी, मतलब एग्जैक्टली कैसे होगी ये पूछना चाहते हैं वो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो सम है, जो न्यूमेरिकल से जो कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कि अगला कंटेंट क्या है, कैसे हम इस ऑक्सीडेशन नंबर को पहचानेंगे, करेंगे। जरा देख लो यहाँ पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, नंबर ए, जरा देख लो यहाँ पे। तो नंबर ए आपको दिया गया है K2Cr2O7। अब इसके अंदर जो Cr है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है पूछने के लिए एग्जाम में। तो कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पे, K जो होता है वो +1 होता है। बहुत सारे बच्चों को ये K+1 है ये बात भी सही से पता नहीं होती है, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ, जरा देख लो, जो MST CT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ट्रिक्स किसका दे रहा हूं मैं, आयंस का ट्रिक्स दे रहा हूं। तो कितने 1+ आयन पहले वो आपको पता होना चाहिए, तो ज्यादा करके इसी में से निकलते हैं क्वेश्चन। तो 1+ पे कौन से लोग आते हैं, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ठीक है, और अमोनियम अगर कहीं पे आएगा तो वो भी 1+ होगा, ठीक है। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप लोग, हलीना, हलीना एक लड़की का नाम है, हलीना एक लड़की का नाम है। हलीना कार लेकर आगरा गई नेशनल हाईवे नंबर 4 से। क्या बोल रहा हूं मैं, हलीना, मैं लिख ले रहा हूं, आप आराम से पॉज करके लिख लेना अच्छे से, अपने जो भी आप बुक बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, या जो भी आप नहीं भी बना रहे हो, तो एटलीस्ट ये ट्रिक तो लिख लो कहीं पर भी। हलीना कार लेकर आगरा गई हाईवे नंबर NH4 से, चलेगा। फिर ये 2+ आयन का ट्रिक दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो होते हैं आयन जो होते हैं वही आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है। जैसे पोटेशियम +1 है, आपको कहां से पता चलेगा, तो आपको नहीं, आपको अगर ये 1+ आयन याद है तो आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ यार पोटेशियम तो सर ने बताया था 1+ होता है, ठीक है। 2+ आयन में क्या बोलेंगे, देखो ये 2+ आयन है। अगर एलिमेंट की बात करो तो बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर और कैडमियम है। बहु बेटा, BA से बहु बोलो, BE से बेटा बोल दो,
मांगे कार जेन, जेन मतलब यहाँ पे जेन जो है कार का एक ब्रांड होता है, जाके चेक कर लो गूगल में आपको पता चलेगा। तो बहू बेटा कौन सी कार मांग रहे हैं? जेन कार मांग रहे हैं, ठीक है। हाय जी कोई क्यों दे, हाय जी कोई क्यों दे, क्यों दे, क्या बोला मैंने? बहू बेटा मांगे कार जेन, हाय जी कोई क्यों दे। तो इस तरह से ये क्या होगा तुम्हारे लिए 2 प्लस का यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। 2 प्लस जो है उसके चार्ज तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब बात होने वाली 3 प्लस आयन की, 3 प्लस आयन की बात होगी, तो जिसमें हम बोलेंगे अल्टो कार। अल्टो कार एक कार का ब्रांड है, आपको पता ही होगा, तो अल्टो कार ये आपके लिए हो जाएगा। फिर बात होने वाली 1 माइनस आयन, 1 माइनस आयन भी आपको याद होने चाहिए जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ओ नो, ऐसे कर दो, ओ नो, एक नंबर बिरयानी बनी थी मैंने सब खा लिया, ऐसे सोच लो आप। एक नंबर बिरयानी बनी थी मैंने क्या किया? सब खा लिया। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ओ नो। इस तरह से आप क्या करेंगे? 1 माइनस आयन दिखाएंगे। जैसे चेक करो पहले, यहाँ तक कोई डाउट है? अब 2 माइनस बचा है और 3 माइनस बचा है, कोई डाउट है? चलो अब आते हैं 2 माइनस आयन की तरफ। तो 2 माइनस आयन जो होता है जनरली मैं आपको बता दूं कि 2 माइनस आयन जो होता है राइमिंग वर्ड की तरह याद रखना है। ऑक्साइड सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइड कार्बोनेट। तो भैया ऑक्साइड है, क्यों लिख रहा हूं सर? क्योंकि इसमें बहुत प्रोनाउंसिएशन में बहुत मिस्टेक होता है, लोग सुनते कुछ और है लिखते कुछ और। ये सल्फाइड मैंने बोला, इसको सल्फाइड बोला है, इसको सल्फेट बोला है, और ये जो लास्ट में दिख रहा है वो कार्बोनेट है। सर ये सब 2 माइनस है? जी हाँ, ये सब 2 माइनस है। सो सर 3 माइनस क्या होगा? 3 माइनस में आप बस बोलेंगे पानी, PO4 और N। PO4 मतलब फॉस्फेट और N मतलब नाइट्राइड। तो आप याद रखेंगे वर्ड पानी, पानी पानी पानी, चलेगा? क्लियर है? तो ये आयन भी मैंने आपको लर्न करा दिया है अप्रोक्सीमेटली, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप HSCT सिंसियरली क्रैक करना चाहते हो तो इस छोटे छोटे ट्रिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके एंट्रेंस में। चलो अब जरा देखो, जैसे यहाँ पे K प्लस है, आपको पता चल गया है, तो इसको अब हमें एंट्रेंस के हिसाब से समझना है। तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू K, तो 2 इंटू 1 हो गया डायरेक्ट। CR में क्या करेंगे? 2 इंटू CR, तो ये CR हमको पता नहीं है, ये CR जो हमको पता नहीं है, प्लस 7 इंटू O मतलब ऑक्सीजन जो कि -2 होता है, हमको ये पता है रूल के हिसाब से, हमको रूल से पता है कि ऑक्सीजन जो होगा -2 दिखाएगा। अगर वो पेरोक्साइड होगा, सुपरऑक्साइड होगा और OF2 होगा तो भी चेंज होगा, अदरवाइज वो -2 ही दिखाएगा। ये बन गया 2, ये बन जाएगा 2CR और ये बन जाएगा 14 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2CR और -14 प्लस 12 और प्लस 2 बन जाएगा आपका -12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? -12 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2CR इक्वल टू +12 और इसीलिए बोलेंगे CR इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, आपको ये टिक मार्क करना होगा, चलेगा? नंबर बी जरा देख लो, नंबर बी है KMnO4। मेरे ख्याल से अब चीजें थोड़ी सी आसान हो गई आपके लिए। K कितना होता है? +1 होता है, डायरेक्ट कर दो। Mn का पता नहीं, वो जो होगा उसको 4 इंटू -2 कर दो। अच्छा इक्वल टू कितना लगा रहा हूँ मैं? बार बार देखो 0 लगा रहा हूँ, क्योंकि ये रूल नंबर क्या है? 6 है मेरा, कि अगर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो हम इक्वल टू 0 लगा देंगे। इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था कि एग्जांपल आपको दिखाऊंगा आगे। अब बोलो क्या होगा यहाँ पे? तो हम बोलेंगे +1 वैसे का वैसे, ये Mn 4 दूनी 8 हो गया, सॉल्व किया तो -7 आ गया और वहां जाके बन जाएगा +7। तो ये मिल जाएगा आपको Mn के बराबर आंसर, Mn का +7 आंसर मिलेगा। देखो तीसरा देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, CA3PO4 ट्वाइस। देखो इसमें अभी आपको कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, कैल्शियम +2 बनाते, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैल्शियम +2 बनाते, 2 3 6 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, प्लस अब देखो ये 2 जो है ना वो PO4 के लिए भी है, इस P के लिए भी, इस O के लिए भी, तो इसको 2P समझना, ठीक है, इसको 2P समझना, फिर प्लस इसको O8 समझना, तो 8 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये नया चीज है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 6 आ जाएगा, ये 2P का 2P रहेगा, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। 16 और -16 प्लस 6 10 हो जाएगा, तो 2P -10 इक्वल टू 0, तो 2P इक्वल टू +10, तो P इक्वल टू बन जाएगा +5। ये मिल गया आपको ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। कोई कंफ्यूजन है? चलो नंबर डी यहीं पे करा देता हूं मैं। तो नंबर डी जो है मेरा वो है ClO4-। अब Cl का ऑक्सीडेशन ये मत बोलना सर Cl तो -1 होता है, या फिर हमको रूल से पता है कि ये तो +1 होता है। आपको ना जो चीज चेंज होती है, याद रखना, जो चीज चेंज होती है उसका ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा आपको। अगर 2 ही एलिमेंट दिए गए और जो फिक्स होती है उसको वैसे का वैसे रख दो। अब Cl जो होगा आपका O की वजह से चेंज हो जाता है, लेकिन O जो है Cl की वजह से चेंज नहीं होता, वो -2 ही रहेगा। तो O का -2 रखो और Cl का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो Cl का कैलकुलेट करेंगे, O का तो -2 होता है, तो 4 इंटू इसको प्लस कर दो
-2 इक्वल टू यहाँ पे चार्ज कितना है -1 है तो -1। हर बार मैं क्या कर रहा था, जीरो लगा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे -1 कितना आ गया 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -1, तो CL इक्वल टू -8 प्लस -1 प्लस 8 आंसर आएगा +7। तो भाई ये हो गया CL का आंसर। बोलो समझ में आया, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। इस पेज का बहुत इंपॉर्टेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, स्पेशली जो ट्रिक मैंने लिखा के दिया है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ गया तो कि भाई इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान के दिखाओ, ये रफ कर दूं मैं, चलो रफ करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई इस लेक्चर को सिर्फ अपने यहाँ तक मत रखो, इसको ना भेज दो पूरा महाराष्ट्र के कोने कोने तक, उन बच्चों के लिए जो कहीं पर अफोर्ड नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर हो रहा है। चाहे आप क्लास 11 के हो, चाहे आप क्लास 12 के हो, MSTCT देने वाले हो, एंट्रेंस देने वाले हो, ठीक है, एंट्रेंस किसी भी लेवल का हो, ये चैप्टर तो आपको हर लेवल में आता है। चाहे आप नॉर्मल नीट देने जा रहे हो या फिर MSTCT देने जा रहे हो या फिर JEE देने जा रहे हो, ये चैप्टर तो रहता ही रहता है भाई, ये चैप्टर, ठीक है। चलिए अब बात होने वाली कि आइडेंटिफाई देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा हमें। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जो क्वेश्चन जरा देख लेते क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि H3ASO3 BrO3 माइनस है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ तो Br बचा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे बोलेंगे H3ASO4, इधर चेक कर लेते हैं, ठीक है, और 3 है, चलो परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे Br के ऊपर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे शायद 3 है। चलो चेक कर लो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है H3AS, ऐसे ही देंगे एग्जाम में कि आपको इसमें से ऑप्शन कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन में आएगा। आप पहचानो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है? आपको अभी बोर्ड में सॉल्व करना होता है या फिर आप कॉलेज में सॉल्व करते हो, उसका पैटर्न अलग होता है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो भी मैं दिखा रहा हूँ, बट आप शॉर्टकट में आपको याद रखना है कि कैसे आप शॉर्टकट में करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहला काम है कि इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड वाले बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको पहले कॉपी करना है आपको। H3 थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ देना क्योंकि आपको ऊपर लिखना पड़ता है। H3 के साथ में प्लस BrO3 माइनस, फिर उसके बाद Br माइनस, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा H3ASO4। पहला काम है कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, जैसे कि H का मुझे पता है +1 होता है, O का मुझे पता है -2 होता है, ठीक है। इस O का पता है -2 होगा, इस Br का पता है रूल के हिसाब से -1 हो जाएगा, इस O का पता है -2, जो इजी पहले मैं वो कर रहा हूँ। अब AS का सॉल्व करते हो, ये 3 की वजह से ना कभी भी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता, इसको 3 को हटा दो। कभी भी कोई आगे नंबर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन मत लो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, तो अल्टीमेटली आपने कॉमन ले लिया है। तो इसको हटा के सोचो जरा, तो कितना हो जाएगा, जरा चेक करो। H3 इस तरह से है, तो बोले इसका कितना हो गया, +3 हो गया, AS का पता नहीं, 3 2 6 हो गया, -6 = 0। अब -6 + 3 कितना आ गया, -3, वहां जाके बनेगा +3, मतलब ये जो AS है वो +3 दिखा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका देखो जरा, 3 2 6, तो -6 = -1, वहां जाएगा बन जाएगा +6, मतलब आंसर आ गया +5। बोलो समझ में आ गया सबको कैसे कर रहा हूँ मैं? ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सेम मत कॉपी कर देना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये 3 है और ये 4 2 8 है। अब ये 4 2 8 और ये 3, तो मतलब डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो ये +5 बन जाएगा। चेक करो एक बार अपने आप से, देखो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको बस पहचानना है भाई किसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो H और O में तो चेंजेस आने वाले नहीं, क्योंकि वो तो सेम ही रहेंगे। तो AS में चेंजेस आ रहे हैं, तो AS को AS के साथ लिंक कर दो, ठीक है, AS को AS के साथ लिंक कर दो, और Br को Br के साथ लिंक कर दो। AS जो है +3 से +5 बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और +5 से -1 हुआ तो ये कम हो गया, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था एजेंट के केस में, कि जो ऑक्सीडेशन रहेगा वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, और जो रिड्यूसिंग रहेगा वो एक्चुअल में ऑक्सीडेंट एजेंट रहेगा। और जो एजेंट होते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट में ही अवेलेबल होते हैं, प्रोडक्ट में नहीं। जो एजेंट प्रेजेंट रहते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं,
रिएक्टेंट में ही रहेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग रहेगा और कोई एक रिड्यूसिंग रहेगा। तो फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे लिखना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अभी हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब उसका खुद का रिडक्शन होना चाहिए। इसका मतलब मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, बोलो BrO3 माइनस आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन है भाई, यहाँ पे 3 हटा दो, 3 की जरूरत नहीं है, तो H3ASO3। बोलो समझ में आ गया। आप बोले सर हमको तो 1 मिनट मिलता है एंट्रेंस के लिए, तो हम इतना सब करेंगे। तो बच्चे आप जैसे ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये तो आपको कॉलेज के एग्जाम में करना होगा, अगर आपको पूछा गया 2 से 3 मार्क के लिए। अब ये सेम क्वेश्चन आ गया एंट्रेंस में, तब क्या करेंगे, तो पहला काम है कि क्वेश्चन जो दिया है उसको फटाफट कॉपी करो। ऐसे देखो इस तरह से दिख रहा है, एक क्वेश्चन पहले क्या करना है, कॉपी करना है। मैं आपको मेथड बता रहा हूं। अब हमको पता है कि HO का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई यहाँ पे, इसको तो गायब भी कर दो सीधा। अब इसका ना रफली फटाफट सॉल्व करो, यही जगह पे करो। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, 3 2 6 3, ये कितना आ गया +3 आ गया। तो आपको पता है कि AS को AS के साथ चेक करना है, तो बस इसका चेक करो बच्चे, ये कितना आ गया चेक करो। तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 4 2 8, ये +5 आ गया। अब ये मिल गया +3 से +5, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉमन सी बात है कि ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आ गया समझ में, ये खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया तो आप इसी को मार्क कर दो, हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, एक ही बार में ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं यार हमको ऑक्सीडाइजिंग में ढूंढना है, मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है, तो मुझे रिडक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, तो भाई आप इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। ये कितना हो गया 3 2 6, मतलब +5 आ गया, और ये -1 आ गया। तो भाई +5 -1 क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो BR आ गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना सब तामझाम नहीं करना, आपको लाइन में ड्रॉ नहीं करना है। बोलो समझ में आया कैसे करना है ये। कोई दिक्कत है कहीं पे, कोई डाउट है कहीं पर भी, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में उम्मीद करो कि हर एक बच्चे को अब दिमाग की नसों में सेट हो गया रहेगा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चलेगा। अब एक कंसेप्ट आता है आपके लिए स्टॉक नोटेशन। क्या होता है स्टॉक नोटेशन, चलो उसके बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं स्टॉक नोटेशन। देख लो स्टॉक नोटेशन जो है कि एक केमिस्ट थे स्टॉक करके, उनके नाम पे ये आया हुआ है जनरली, ठीक है। और ये उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी मेरे पास कंपाउंड है उसके ऑक्सीडेशन को मैं क्या करता हूँ, मेटल के ऑक्सीडेशन को स्पेशली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रोमन लेटर में, ठीक है, इन ब्रैकेट, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक नोटेशन। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला AlCl3, ठीक है, चलो पहले मैं लिख देता हूँ टाइटल, स्टॉक नोटेशन। टाइटल क्या है हमारा, स्टॉक नोटेशन, स्टॉक मार्केट नहीं, ठीक है। स्टॉक नोटेशन क्या करते हैं इसके अंदर, तो किसी भी ऑक्सीडेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, नॉर्मल जो ब्रैकेट होता है उसमें हम लिखते हैं, और वो लिखते समय ये ध्यान देना है कि वो रोमन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई AlCl3 है, तो आपको पता है कि जब AlCl3 को हम तोड़ेंगे तो Al जो होता है जनरली वो क्या दिखाएगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन दिखाएगा। तो ये इस तरह से हम करने वाले हैं। तो वही हो गया इसका स्टॉक नोटेशन। चेक करो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो। कुछ और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना दिमाग चलाओ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए SnCl4, तो बोलो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, तो आप बोलेंगे Sn, ये 4 ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, इस तरह से आ जाएगा। कोई डाउट है कहीं पर भी, अगर हमने बोल दिया MnO2, अब हमको पता है कि Mn यहाँ पे देखो O -2 होता है, -2 × 2 -4 आ जाएगा, +4, तो Mn क्या दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है। आप बोलेंगे Mn +4 है और ये O2 है, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्टॉक नोटेशन दिखा रहा है, जहाँ पे आप किसी भी मेटल के, स्पेशली मेटल के एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर मेटल ओनली, ठीक है। तो ये ध्यान देना जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेबल फॉर मेटल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कि आप कोई भी लेंगे तो मेटल ही लेंगे, तो ये जो होता है जल्दी इसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। कोई डाउट है कहीं पर भी किसी को भी, तो स्टॉक नोटेशन बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको, कहीं अगर पूछा गया कि चारों में से कौन सा इस कंपाउंड का स्टॉक नोटेशन होगा, तो आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन निकालना पहले, और ऑक्सीडेशन को रोमन में लिखा कि नहीं लिखा वो देखना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं करना है, चलेगा। अब आने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से किसी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको एक ही एग्जांपल में समझ में आ जाए कि ये कैसे करते हैं। और उसके बाद आएगा लास्ट कंसेप्ट रहेगा, बीच में एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, लेकिन वो डिलीट है, और वो एंट्रेंस में भी नहीं आता कि कोई इतना बड़े मेथड को आपको करना नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस में, बट रेफरेंस के लिए पढ़ के रखो कि अगर कभी, क्योंकि हल्का मेथड है, थोड़ा सा बोलते हैं ना लो वर्जन वाला मेथड है, आप शायद थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल सकता है कि किससे हमें बैलेंस करना होता है। बट बाय डिफॉल्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो नहीं पूछेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड वाला नहीं पूछेंगे,
और लास्ट में बचेगा आपका डेनियल जो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से हम कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको बोला गया कि बैलेंस करके दिखाओ। ऐसा हो सकता है एमसीक्यू पर पैटर्न में कि ये क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कौन सा आंसर करेक्ट है बैलेंसिंग में। ठीक है, तो भी आपको ये सारे मेथड जो है कि शॉर्टकट तरीके से फटाफट करने होंगे। और अगर कॉलेज के पेपर में आएगा 11th वाले बच्चों को लिखने के लिए, तो कैसे लिखना वो मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स याद रखना है कि स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है, जो भी रिएक्शन दिया गया है, उसका पहले आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मतलब असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करना होगा, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसको क्या करो आप, इस तरह से लिख लो कि भाई MnO4 है माइनस, यहाँ पे Fe2 प्लस है, यहाँ पे आपका Mn2 प्लस है और यहाँ पे आपका Fe3 प्लस है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो फटाफट सबके नीचे। O का -2 होता है, पता ही है आपको। 4 2 जा 8 -8 वहां जाके बचेगा +8, मतलब ये आंसर आएगा +7। ठीक है, शॉर्टकट ले रहा हूं मैं थोड़ा सा। यहाँ पे बन जाएगा +2, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा, ये भी बन जाएगा +2 और ये बन जाएगा +3। जब भी आप इस रिएक्शन को लिखेंगे तो हमेशा ये भी ध्यान देना है कि आपको सारे एलिमेंट H और O को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके बैलेंस होने चाहिए पहले से ही। Mn 1 है, Mn 1 है, Fe 1 है, Fe 1 है। अगर कहीं पर अगर समझो Mn 2 होता तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे 2 होता तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इस बात का ध्यान देना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसी के अंदर आप ये पहचान लो कि भाई किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Mn जो है +7 से क्या बन रहा है, +7 से 2 बन रहा है। मतलब कि इसका यहाँ पे हो गया रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। जबकि Fe +2 से क्या बन गया, +3 बन गया, तो इसका हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट नंबर 1 है। चेक करो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, कहीं पे कोई डाउट है किसी को। यस, मतलब ये बेसिक चीज आपको एकदम आनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपके लिए स्टेप नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, आपको एक बार पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो आपको ढूंढना पड़ता है कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ ऑक्सीडेशन में या डिक्रीमेंट कितने का हुआ रिडक्शन में। तो उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देना जरा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो प्लस, जो यहाँ पे +2 से +3 हो गया, तो इंक्रीज कहां से कहां हो रहा है चेक कर लो। तो इंक्रीज आपका हो रहा है +2 to +3। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, या 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। देखो इंक्रीमेंट जो होता है वो कैसे पता लगाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में कभी आ गया क्वेश्चन कि -1 से -1 से मान लो चलो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो आपको समझना है कि -1 में ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि +2 आ जाए। तो -1 में अगर मैंने 3 ऐड कर दिया है तो मेरा आंसर आएगा +2। मतलब ये इंक्रीमेंट यहाँ पे 3 का होगा, न कि 2 का। बहुत से लोग क्या करते हैं, -1 में -1 से 2 बन गया, अच्छा हाँ 2 का इंक्रीमेंट है। ऐसा नहीं होता है। -1 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि +2 आ जाए। अगर समझो मैंने बोला इंक्रीमेंट मेरा 0 से 5 हुआ, तो 0 में ऐसा क्या ऐड करो कि 5 बन जाता। आप बोलेंगे 5 ऐड करो। मैंने बोला -3 में ऐसा क्या ऐड करो कि -2 बन जाए। चलो सोचो, -3 में ऐसा क्या ऐड करो कि -2 बन जाए। -3 कम नंबर है, -2 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब कि ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो -2 में ऐसा क्या ऐड करो कि -2 बन जाए। आप बोलेंगे -2 में अगर मैंने +1 ऐड कर दिया तो -2 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा वो +1 का आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत से लोगों को ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं समझ में आता है कि सर कैसे करना है, बट आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, मतलब 1 आ गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी यही आएगा। नेट मतलब एक एक एटम के लिए। यहाँ पे Mn तो बाय डिफॉल्ट 1 है, Fe भी 1 है, तो आप बोलेंगे नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। तो नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जरा देख लेते हैं क्या आएगा। तो नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी आ गया आपके लिए 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिक्रीज निकालेंगे। डिक्रीज किसके लिए निकालते हैं, रिडक्शन के लिए निकालते हैं। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। नंबर जो होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, रिडक्शन नंबर करके कुछ चीजें नहीं होती है। बट डिक्रीज कहां से क्या हो रहा है, +7 से +2 हो गया। देखो आप खुद से दिमाग चलाओ कि +7 to +2 आ गया। तो +7 में ऐसा क्या ऐड करो कि +2 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 ऐड कर दो। तो 5 हमारा जो हो गया डिक्रीज हो गया। नेट डिक्रीज कितना होगा, तो आप बोलेंगे नेट डिक्रीज भी सेम रहेगा सर,
क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है, तो नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो भी आपका 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक कहीं कहीं पर भी? अब हमें क्या करना होता है कि जो नेट डिक्रीज और इंक्रीज का जो वैल्यू मिलता है उसको हमको इक्वल बनाना है। अब ये इक्वल बनाने का हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 में 1 का नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो हमको बोलना पड़ेगा इसी पॉइंट के अंदर आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई, ध्यान देना जरा, मल्टीप्लाई बाय 5 कहां पे? टू नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टू नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टू नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये बात समझ में आई? तो अब ये बोलो क्या बन जाएगा आपका? 1 जो है क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो अब नेट इंक्रीज मतलब जहां पे इंक्रीज हुआ था, तो +2 से +3 इंक्रीज हुआ था, तो वापस ये इक्वेशन कॉपी करो पूरा और इसके अंदर जो है कि चेंजेस कर देना। जैसे कि आपका अब तो अभी जो रिएक्शन मिल रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा बैलेंस होके मिल रहा है आपको, ठीक है? देख लो, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं इस तरह से, दिखाई दे रहा है? अब अपना दिमाग चलाओ कि Fe +2 से +3 बन गया था, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज में कितने का बोला मल्टीप्लाई करने के लिए? 5 का। इस Fe के पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो समझ में आया? ये हो गया आपका राइट आंसर, ये हो गया आपका राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी? चेक कर ले बच्चे। स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 3 में जरा चेक कर लो। तो स्टेप नंबर 3 में मैं O को बैलेंस करूंगा। स्टेप नंबर 3 में O को बैलेंस करना है। O यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे बिल्कुल भी O नहीं है, तो मैं बोलूंगा बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग कितना? O यहाँ पे 4, तो आप बोलेंगे बाय एडिंग 4H2O। जितना O कम पड़ेगा उतना पानी मिलाते हैं, ध्यान देना इस बात को। बाय एडिंग 4H2O कहां पे? ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? तो अब हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा चेक करो। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, फिर एरो के बाद बन जाएगा Mn2 प्लस, फिर प्लस 5Fe3 प्लस, ठीक है? फिर प्लस 4H2O। कोई डाउट है? चेक कर लो जरा अच्छे से। अब अगर एक बार O बैलेंस हो गया तब आपको H बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे H कितना है? 4 2 8 और यहाँ पे कोई H नहीं है, तब आप इसी स्टेप में बोलेंगे कि बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग 8H प्लस। देखो अब ये 8H प्लस कहाँ ऐड करना है? ऑब्वियस है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? ये क्वेश्चन को वापस से कॉपी करो, तो यहाँ पे आ जाएगा MnO4 प्लस 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस, एरो के बाद यहाँ पे लिखा दो MnO2 प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2। तो ये हो गया तुम्हारे लिए फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जरा चेक कर लो, ठीक है? अगर ये एसिडिक मीडियम होगा तो यहीं पर रोकना है। अगर बेसिक में होता, अगर इन केस तो बेसिक होता तो हम क्या करते हैं? 8H प्लस है ना आपको, तो 8OH माइनस, नीचे हम एक और स्टेप लेके आते हैं, 8OH माइनस दोनों साइड में ऐड करते हैं और फिर ये 8H प्लस OH मिलके पानी बनता है और ये 8 पानी इस 4 पानी से कैंसिल हो जाता है। तो आपको लास्ट में ये दिखाना पड़ता है। फिलहाल ये बैलेंस इक्वेशन है। अब कभी कभी आपको चार्जेस बोलेंगे दिखाने के लिए। देखो चार्जेस कैसे चेक करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ चार्जेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करके जरा दिखाओ। देखो कैसे चार्ज चेक करना है। यहाँ पे कितना है? -1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1 कर दो। ये कितना है? +2 इंटू 5 प्लस 10 हो जाएगा। और ये कितना है? +1 इंटू 8 प्लस 8 हो गया। चेक करो जरा, +10 प्लस 8 18, 18 माइनस 1 17। ये चार्ज आ गया मेरा +17 का। चेक करो राइट हैंड साइड में वही 17 होना चाहिए। तो ये आ गया +2 और ये आ गया 3 5 15 प्लस 15, तो आंसर कितना आ गया? +17। तो चार्जेस बैलेंस है। कभी कभी आगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चार्जेस कितने हैं, तो वो भी एमसीक्यू में आ सकता है। चेक करो, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। एक एक नंबर का करा रहा था कि बस आपको एक आइडिया मिले कि करना कैसे है। अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको ये दे दिया कि भाई इसका बैलेंसिंग कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तभी यही चीज आपको थोड़ी फास्ट तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है? यही चीज आपको थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। फास्ट कैसे करेंगे? जगह पे पहले पता लगा लो। यहीं से आपको ऑप्शन तो भी दिया है साथ में, तो आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे करना है। जैसे कि आपने पहले पता लगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, फिर तुरंत देख लो कि अच्छा इसके अंदर क्या होने वाला है। भाई यहाँ पे Mn प्लस 7 से क्या हो रहा है? +2 है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 से 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कॉमन सी बात है कि एक वाले मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अपने ऑप्शन में क्रॉस चेक करते रहो कि भाई Fe के अंदर 5 आना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। आ रहा समझ में? बस वही से आप टिक मार्क कर दो।
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। चेक करो जरा, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, डन। कोई कंफ्यूजन है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं करा रहा हूं क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऐसे भी आपको न तो एंट्रेंस में आएगा, न तो आपको कॉलेज के एग्जाम में आने वाला है। अब आने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एमसीक्यू निकलते हैं, जिसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, डैनियल सेल, द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत मजेदार है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। चलो दिखाता हूं मैं आपको। रेडॉक्स रिएक्शन में से ज्यादा करके क्वेश्चन अगर एमएसटी की बात करूं तो ऑक्सीडेशन के बेस पे ज्यादा निकलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो रूल मैंने बताया था उस रूल के बेसिस पे ऑक्सीडेशन कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ऐसे क्वेश्चन शायद किसी साल बने होंगे तो बने होंगे, ठीक है, बट एमएसटी के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते जहाँ पे आपको बैलेंसिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत रेयर केस में बनेंगे, वो भी ऐसे बनेंगे जहाँ पे फटाफट आप कहीं कहीं देखेंगे कि अरे हाँ यार स्टार्ट वाले फेज में हमें पता चल जाता है कि ये बैलेंस हो जाएगा आराम से, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो बात होने वाली डैनियल सेल, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डैनियल सेल क्या होता है? तो जब आप बोलते हो डैनियल सेल की बात करते हो तो एक्चुअल में वो है क्या? तो आप बोलेंगे कि डैनियल सेल जो होता है वो एक्चुअल में आप बोलने वाले हो कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला बंदा है। ये मेजरली क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब ये वो काम करने वाला है। अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी डैनियल सेल की? तो जनरली क्या हुआ था कि केमिस्ट थे जिन्होंने अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च के टाइम पे उन्होंने एक सोल्यूशन लिया था इस तरह से, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और उसके अंदर जिंक रॉड इस तरह से डालकर भूल गए। जिंक रॉड उन्होंने क्या किया? उन्होंने डाला और उसके बाद जो है कि वो जिंक रॉड ऐसे डाल के भूल गए और लैब बंद करके चले गए, ठीक है। और रिसर्च कुछ और टॉपिक पे कर रहे थे बट जिंक रॉड डाला और ऐसे ही कुछ काम में बिजी हो गए। उसके बाद फिर जो है कि भूल गए और लैब बंद कर चले गए। जब सुबह आए तो वो देखते हैं कि जो जिंक जो रॉड जो उस सोल्यूशन में पड़ा हुआ था ना वो काफी पतला हो गया। अंदर वाला जो पार्ट है, जो सोल्यूशन वाला पार्ट था वो काफी पतला हो गया। ये वाला पार्ट काफी पतला हो गया, मतलब ये ऐसा हो गया, समझो ये ऐसा हो गया, एकदम दिख रहा है ऐसा हो गया। तो वो भी टेंशन में आ गया, ये क्या हो गया। हालांकि वो उस टाइम तो उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है मतलब इसके केस में, बट उनको उस दिन पता चला कि यार ये कुछ तो यहाँ पे अलग हो रहा है। तब उसे रिसर्च उसके ऊपर उन्होंने चालू किया और उस रिसर्च में ये पता चला कि ये जो सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ रॉड है वो अपना रॉड जो है सॉलिड जो है टूट के आयन बन जाता है, मतलब सॉल्यूशन बन जाता है और उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो माइंड में फिर ख्याल है कि अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, फ्लो कर दूं, अगर मैं उसको जाने का रास्ता दे दूं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। बस इसी के बेस पर ये डैनियल सेल क्या आपका काम कर रहा है। तो चलो दिखाता हूं आपको डायग्राम कैसे आएंगे, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा तो बीकर लेना होता है, 2 बीकर लेना होता है और दोनों बीकर में 2 अलग अलग सोल्यूशन के अंदर 2 अलग अलग हम क्या करते हैं रॉड डालते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, सेम सोल्यूशन में सेम रॉड जाएगा। कौन सा रॉड है, कौन सा सोल्यूशन है, सब दिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ बड़ा ही प्यारा सा जिंक सल्फेट। ये क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। जो बच्चे क्लास 11 के वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझो पढ़ रहे हैं एक तरह से क्लास 12 का, ठीक है। हर एक चीज समझ में आएगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक जागरूक करो कि यार बढ़िया कंटेंट मिल रहा है एकदम फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे एक रॉड आपने लगा दिया, यहाँ पे आपने एक रॉड लगा दिया, यहाँ पर भी उसी पैटर्न आपने एक रॉड लगा दिया। ये भैया इस तरह से रॉड लग गया और इसको आपने क्या किया, एक कनेक्शन के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, एक कनेक्शन के थ्रू इसको जोड़ दिया। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कौन सा रॉड है, ये कौन सा रॉड है, तो हम बोलेंगे जिंक रॉड है। जिंक है जिसको हमने नाम दिया है एनोड का। और ये कौन सा रॉड है, तो हम बोलेंगे कॉपर का रॉड है जिसको हमने नाम दिया है कैथोड का, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो जिंक है जो कि सॉलिड है, सॉल्यूशन के अंदर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और खुद आयन बन जाता है, एक्वस बन जाता है और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आप देख सकते हैं, देख के पता चल रहा है कि यार 0 से +2 बन गया, मतलब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन दिखा रहा होगा। तो ये बंदा क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन दिखाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है।
तो रिडक्शन कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाता है, और ये जो सोल्यूशन है ना वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यहाँ पे सोल्यूशन किसका है आपके पास, जिंक सल्फेट का है, तो जिंक 2+ है, सल्फेट 2- है, और ये खुद जिंक होता है, और ये खुद जो है कि कॉपर रॉड है, तो ये कॉपर 2+ है और सल्फेट 2- है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो वो कॉपर 2+ को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो कॉपर 2+ जो है, जो पहले से एक्वस सोल्यूशन में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो नॉर्मल कॉपर क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो आप बोलेंगे रिडक्शन दिखाता है। तो ये प्रोसेस है, तो पूरी स्टोरी में समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर। अब ये खुद से होने वाला प्रोसेस है, मतलब ये इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ये खुद से होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो डैनियल सेल का क्या दिखाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब खुद से होता है। खुद से क्या हो रहा है कि जो जिंक का रॉड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में धीरे धीरे टूटने लगता है। ये टूट गया, जैसे टूट के क्या बनाएगा, 2+ बनाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गए। फिर कुछ टाइम बाद इसका टुपुक यहाँ पे टूट गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गया, फिर यहाँ से टूट गया, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, फिर यहाँ से टूट गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, दिख रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे जिंक 2+ हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। तो ऐसे करते करते ये पूरा रॉड इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन से भर जाता है तभी इलेक्ट्रॉन को जाने की जगह नहीं मिलती, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धीरे से ये पूरा मेटालिक वायर है, तो यहाँ से फ्लो करता हुआ क्या करता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। और जब यहाँ पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस तरह से पहुंचता है, तो वो इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या करता है, इस सोल्यूशन से Cu2+ को खींचता है यहाँ से। इसको इलेक्ट्रॉन क्या किया, Cu2+ ने खींचा और खुद कॉपर बन के इस रॉड के ऊपर जमा हो जाएगा, तो इस तरह से जमा हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक कोटिंग कॉपर की दिख रहा है आपको, सॉल्ट के रूप में जमा हो जाएगा रॉड के ऊपर। अब ऐसा करते करते रॉड पूरा जो कि कॉपर से जमा हो जाता है, और यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ बढ़ते जा रहे हैं। ये सिचुएशन और आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, मूव करा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन आपका मोशन हो जाता है, जब चलने लगता है तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये जो वोल्टमीटर दिख रहा है ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा, हाँ भाई करंट पैदा हो गया, करंट जनरेट हो गया। लेकिन ये तो सिचुएशन समझ में आ गई, लेकिन इसके अलावा फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद ये बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्या सिचुएशन है भाई, क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा तो आएगा ना जब इसके बहुत सारे जिंक रॉड के बहुत सारे आयन टूट के इसके अंदर चले जाएंगे, और इतना आयन टूट जाएगा कि जो जिंक 2+ है, सल्फेट 2- है, वो सोल्यूशन आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जिंक 2+ बहुत ज्यादा हो गया है, सल्फेट 2- बहुत कम हो गया है, पूरा 2+ से भर गया है। और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, एक समय ऐसा है कि यहाँ पे कॉपर 2+ और सल्फेट 2- इक्वल थे, लेकिन अब कॉपर पूरा खींच के ऊपर चला गया, तो अब हर जगह पे आपको सल्फेट 2- ही दिखाई देगा, कॉपर 2+ है ही नहीं, बहुत कम बचे हैं, 2, 4, 10, 15 बचे बस, सब जगह कॉपर गायब हो गया, सब जगह से, सब जगह सल्फेट दिखाई दे रहा है। तो जब ये दूसरा जिंक 2+ जब इसके अंदर टूटना चाहेगा तो ये सोल्यूशन उसको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा भाई इतना कॉपर, इतना जिंक 2+ है इसके अंदर कि अब तुम और आगे मत आओ, यहाँ पे अब रिपल्शन होने वाला है, ये जिंक 2+ सब रिपल्शन करेंगे। इसलिए ये जो बंदा है जो रॉड के अंदर डूबा हुआ है, वो अब दोबारा आयन नहीं बन पाता है, वो आयन बनना चाहता है बट नहीं बन पाता, क्योंकि उसको अलाउ नहीं करते हैं सोल्यूशन वाले लोग। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है और वो कॉपर को खींचना चाहता है, तो इतना सारा सल्फेट है कि वो जो बचा हुआ कॉपर होता है ना, उसको लोग पकड़ लेते हैं, बोलते हैं अब हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें। बस वही समझ लो यहाँ पे कि सल्फेट जो होता है ना, वो कॉपर 2+ क्या कर रहा है, पकड़ लेगा, क्योंकि पहले बहुत सारा सल्फेट था, बहुत सारा कॉपर था, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अब कॉपर खत्म हो गया, सल्फेट बहुत सारा बचा है, कॉपर तो है नहीं। तो सल्फेट वाले बोले अरे यार हमारे जो कॉपर 2+ सब गायब हो गए, अब जितने कॉपर 2+ उनको क्या करो, घेराबंदी लगा दो। इन्होंने क्या किया, घेराबंदी लगा दिया, मतलब इस तरह से आपका पैटर्न रुक गया। तब इस चीजों को वापस से चालू करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया, एक नया डिवाइस लाया गया, जिसको बोला गया सॉल्ट ब्रिज। क्या बोला गया, सॉल्ट ब्रिज बोला गया। 12th में तो बहुत डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था सॉल्ट ब्रिज के ऊपर, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इस तरह से दिखता है, सॉल्ट ब्रिज यू शेप का होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैं इसका ऊपरी पार्ट मार, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हम क्या करते हैं, KCl या फिर NH4NO3 जैसे हम सॉल्ट लेते हैं, और इनको हम अगर सोल्यूशन के अंदर 5% अगर सोल्यूशन क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे KCl ले लो, मान लो चलो, तो K बन जाएगा प्लस, Cl बन जाएगा माइनस। ये मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल हनी जैसे। उसमें से K+ जो है और जो Cl- है वो अपने अपने हिसाब से जाएंगे। जैसे कि K+ है वो वहां जाएगा जिसको प्लस चाहिए, जैसे यहाँ पे सल्फेट एंड माइनस बहुत ज्यादा है, आपको पता है सल्फेट बहुत ज्यादा है, तो सल्फेट माइनस होते हैं, जिसको प्लस चाहिए, मतलब ये K+ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, यहाँ पे K+ आएगा। क्यों सर, क्योंकि K+ आएगा तो सारे सल्फेट क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और सल्फेट जो है फिर कॉपर को छोड़ देंगे, बोलेंगे जाओ कॉपर तुम जाओ अभी। और यहाँ पे Cl- आएगा। क्यों सर, क्योंकि Cl जब माइनस आएगा तो जितने जिंक 2+ है वो सब स्टेबल हो जाएंगे, तब वो दूसरे वाले जिंक 2+ को आने देंगे नीचे, और इस तरह से पूरा रिएक्शन चलता है, और यही पूरी स्टोरी है। इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बस ये ध्यान देना कि एक वर्ड याद रखना है, LOAN, लोन,
लून का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बंदा होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, जो कि एनोड नेचर दिखाएगा, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई ये कौन सा चार्ज है इस साइड का, तो नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज। आपको पता भी होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? इस पूरे प्रोसेस में जो हम सोल्यूशन लेते हैं, अगर मैंने सोल्यूशन देखो जरा यहाँ पे कभी कभी आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड वाला आ गया ना, इसका मतलब आपको बोलना है कि सोल्यूशन जो होगा वो आपका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर जो होगा ना आपका वो फिक्स है, 298 केल्विन होना चाहिए, और जो प्रेशर आप लेने वाले हो ना वो बाय डिफॉल्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसको बनाने के लिए इसका वोल्टेज निकालने के लिए हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेना पड़ता है, जो क्लास 12 में डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे इतना ही है सिर्फ आपको, तो यहाँ पे आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आंसर हो तो फुल मार्क्स है, उल्टा वहां पे ज्यादा डिटेल में आप सीखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। चलेगा? कोई कंफ्यूजन है तो भाई प्यारा प्यारा यहाँ पे जो चैप्टर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, बड़े छोटे टाइम में मैंने आपको कम समय में ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। बुलेट शॉर्ट सीरीज जो है बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको एकदम सुपर हिट बना दो। इसमें लेक्चर थोड़े लेट आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी जून 11 एग्जाम है, तो मेरा कोशिश होगा कि भाई अप्रैल एंड तक मतलब जो 11 का पोर्शन वो खत्म होता है, तो आराम से लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीक में मतलब 1 वीडियो 2 वीडियो से रिलीज करूंगा, क्योंकि 9 चैप्टर है, 9 में से हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं पढ़ा के। एक केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया, रेडॉक्स रिएक्शन मैंने खत्म कर दिया। अब इनका जो एमसीक्यू होगा वो मैं मंडे से आपको लेने वाला हूं। मंडे से तो नहीं बोलूंगा, मंडे नहीं, मेरे एक लेवल का टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइम टेबल मैं बना भी देता हूँ, एक अलग से वीडियो बना देता हूँ चाहिए तो, कि एकलव्य 2.0 कैसे चलने वाला है। तो एकलव्य 2.0 जो होता है मेरा ट्यूसडे होता है, फिर उसके बाद थर्सडे होता है, और फिर उसके बाद सैटरडे होता है, ठीक है। टाइमिंग आपको पता है सबको, 3 PM। इस दिन मैं सिर्फ क्लास 12 लेता हूँ, क्लास 12 का एमसीक्यू। सही बात है, मतलब थियरी प्लस एमसीक्यू, सिनॉप्सिस प्लस एमसीक्यू, सिनॉप्सिस प्लस एमसीक्यू। अब जो बचा हुआ दिन है उसमें से जो वेडनेसडे वाला दिख रहा है और जो फ्राइडे दिख रहा है, फिलहाल ये 2 दिन मैं क्लास 11th लेकर आने वाला हूं, सिर्फ एमसीक्यू। और उसके थियरी कहां से करेंगे आप? तो थियरी आप करने वाले हो बुलेट शॉर्ट सीरीज से। थियरी कहां से करेंगे? बुलेट शॉर्ट से करने वाले हैं। और ये वेडनेसडे और फ्राइडे का जो टाइमिंग होगा ना वो थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं। ये लगभग 8:30 बजे रात को होगा, मतलब शाम को 8:30 बजे एक क्लास 11 करेगा। चलेगा? ये मैं क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअल में नहीं पता चलता कैसे करना है। देखो ये 2 दिन जो रहेगा आपका क्लास 11 रहेगा, सिर्फ एमसीक्यू रहेगा। कौन से चैप्टर के एमसीक्यू रहेंगे? जो हम बुलेट शॉर्ट सीरीज में कंप्लीट कर चुके रहेंगे। अगर बुलेट शॉर्ट सीरीज का जो एमसीक्यू है आपको लग रहा है कि सर हमने रेडॉक्स कंप्लीट कर लिया तो उसका होना चाहिए, उसका होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, फिर आने वाले दिनों में भी एक दो चैप्टर और करा दूंगा। तो मतलब इस तरह से हमारा जो कि यहाँ पे, क्योंकि वीक में 2 दिन रहेंगे, ये 2 दिन में 1 चैप्टर होगा, फिर अगले वीक में 2 दिन मिलेगा, उसमें 1 चैप्टर होगा, फिर अगले वीक में 2। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि अप्रैल मई के मिड तक आपका पूरा 11th भी खत्म हो जाएगा। और हमारा क्लास 12 डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं, वो डेली 3 बजे आपको जो 3 दिन मिल रहे हैं उसमें चल ही रहा है। आप समझ रहे हैं? तो प्लानिंग इस तरह से की गई है पूरी। चलेगा? तो भाई इसी के साथ इस लेक्चर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि जो बच्चा इस कंटेंट को देख रहा होगा वो मैक्सिमम लोगों को शेयर करेगा, बताएगा कि ले भाई तू क्लास 11th में, तू अभी से पढ़ना चालू कर, ठीक है। तू क्लास 12th में है, चल तू एक काम कर, एमएससी तैयारी कर। मैं खुद एमएससी की तैयारी जो है एकलव्य बैच में करवाता हूँ, नून पे फ्री में करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है चैनल केमिस्ट्री का, बस इसे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। चलेगा? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय बाय बाय। चलो बाय।